हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं और 8, 9 और 10 जून को आपका एग्ज़ाम है तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बार बार यूपी पुलिस में रिपीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आज नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना और कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ये ज़रूर बता देना। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ये ज़रूर देख लेना। यूपी लेखपाल में भी फंसाए थे, इस बार यूपी कांस्टेबल में भी फंसाएंगे। ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर जा कर के चेक कर लेना। क्वेश्चन की ओर बढ़िए। द्वैध शासन भारत में पहली बार किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? एक हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन है कि द्वैध शासन जो लागू हुआ था ना, वो किस भारत शासन अधिनियम या फिर भारत परिषद अधिनियम के तहत लागू हुआ था? इसकी मेरे भाई सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 वाला आया था, उसमें द्वैध शासन भारत में लागू हुआ। 1919 में भी हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बात इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। डिटेल वैसे नीचे दी गई है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप डिटेल पढ़ पाओगे इनकी। जो ब्लैक सॉइल होती है ना, काली मिट्टी जिसको आप रेगुलर सॉइल बोलते हो, ये मुख्यतः किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो मिट्टी से एक प्रश्न यहाँ पर जरूर बनता ही है। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः जूट उत्पादन नहीं, सॉरी, यहाँ पर कपास उत्पादन होगा। कपास उत्पादन के लिए मुख्यतः काली मिट्टी ज़्यादा फेमस है। काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात राज्य में ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। जूट इसका सही जवाब नहीं होगा, सही जवाब इसका कपास होगा। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान की जो 11वीं शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान करके जाना, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में इस बार इसके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन दिया गया है। किसमें? शेड्यूल 11 में। मूल जो संविधान था हमारा, उसमें टोटल कितने शेड्यूल थे? तो आप कहोगे कि जो मूल संविधान था उसमें 8 शेड्यूल थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 4 शेड्यूल को और बढ़ा दिया गया और अब वर्तमान में 12 शेड्यूल पाए जाते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना, ये कई बार 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 पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है? ये इकोनॉमी का एक टर्मिनोलॉजी होता है, स्टैगफ्लेशन। ध्यान रखना, इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में सबसे अधिक बार पूछा गया इकोनॉमी का प्रश्न है। इसका मेरे भाई सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निम्न विकास और उच्च मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आप समझते हैं महंगाई, निम्न विकास का मतलब बहुत कम डेवलपमेंट लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो थी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये एसएससी जीडी में इस बार 2026 में कई बार पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा भी दिया। एल्बर्ट्स बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? एल्बर्ट्स बिल, ये हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा एक विवाद था, एक काफ़ी सुलझा हुआ विवाद था एल्बर्ट्स विवाद। ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, ये बड़ा पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो किस वायसराय को भारत में बुलाया गया था? ऑप्शंस, इन्हीं ऑप्शंस में से वो ऑप्शन छिपा हुआ है। चलिए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपको बताना होगा। जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, लंबी सहायक नदी, वो बतानी होगी भारत की। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यमुना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यमुना आती कहाँ से, एंट्री कहाँ से मारती, जरा एक बार कमेंट में बता देना। और ये जिस हिमनत से निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री हिमनत। गोमती के बारे में बात करें तो ये फुलहर झील से निकलती है, जो कि कहाँ से? पीलीभीत से, फुलहर झील से निकलती है। इसके जो किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं वो जैसे कि लखनऊ, जैसे कि जौनपुर, ये काफ़ी बड़े सिटी हैं जो इसके किनारे बसे हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, तो ध्यान रखना यहाँ पर लोकसभा होती है, लोकसभा 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो ये भैया 6 ईयर्स की राज्यसभा। और ध्यान देना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिप्लेस होते रहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा को ही हम जनता के सदन के नाम से भी जानते हैं और निम्न सदन के नाम से ही जानते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल पूछा गया है तो 6 वर्ष जहां दिख जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई? वो होता है 6 वर्ष का। चलिए,
भारत की मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? जो मॉनेटरी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भारत की कौन निर्धारित करता है? भारत की मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई घटाना और बढ़ाना, ये एक्चुअली किसके हाथ में होती है, ये आपसे पूछा है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आरबीआई के पास एक की होती है, एक चाबी, उसका नाम होता है रेपो रेट। क्या नाम होता है? रेपो रेट। ये रेपो रेट ऐसी चाबी है जिससे इन्फ्लेशन को बढ़ाया भी जा सकता है, इन्फ्लेशन को घटाया भी जा सकता है। ये बात हम तब करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आप कर लेना क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बोलते हैं, के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अब आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया तभी होगी जब CO2 वृक्ष यानी कि जो पत्तियां होंगी उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो जब CO2 लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, O2, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया में छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे इंसान के पूरक होते हैं। अब देखिए, पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 2-3 बार आपको करवा दिया कि पूर्ण स्वराज की मांग भारत में कांग्रेस के किस अधिनियम में कही गई थी, किस अधिनियम में पारित की गई थी? इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 1929। अब ये अधिनियम कहाँ का था? तो ध्यान देना, लाहौर अधिनियम। कहाँ का था? लाहौर। लाहौर अधिनियम में ही हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। किससे रखी थी? ब्रिटिशर्स से रखी थी। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो जो अर्थक्वेक आते हैं, ये अर्थक्वेक कितना सॉलिड था, इसकी रेटिंग, इसकी पैमाना किससे मापी जाती है? एक यंत्र होता है, जैसे हम फीवर नापते हैं ना, तो किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। वैसे भूकंप की तीव्रता को भी, एक्टिविटी को भी नापने के लिए एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है। उस मशीन का नाम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है रेक्टल स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। रेक्टल स्केल में ही हम इसकी तीव्रता को मापते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद पे वर्णित? देखिए, इस भारतीय अनुच्छेद में 395 मूल अनुच्छेद थे और अभी भी है, इसमें पॉइंट्स जोड़ दिए गए। 395 में एक ऐसा अनुच्छेद भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जोड़ा था जिसमें ये लिखा भी था कि भविष्य में भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, और वही संविधान जो अनुच्छेद है वो अलाउ करता है आज के पॉलिटिशियन, आज की पार्लियामेंट को, कि उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। पूछा गया है कि वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा 368, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 368 में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, रेपो रेट यहाँ पे आ गया। रेपो रेट में कमी होने पर सामान्यतः बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब रेपो रेट कम होता है तो बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया। इसका सही जवाब होता है ऋण सस्ता होता है। ऋण मतलब जो आप कर्ज लेते हैं बैंक से, वो सस्ता हो जाता है। रेपो रेट होता क्या है? जब आप बैंक के पास जाते हैं, मान लीजिए किसी भी बैंक के पास गए, आपने बोला कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक बोलती ठीक है, हम 1 लाख रुपए आपको दे देंगे, लेकिन इस पर हम क्या लगाएंगे? 2% का ब्याज लगाएंगे। तो जो बैंक के द्वारा ये ब्याज लगाया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। यही क्या होता है? रेपो रेट। अब मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पे आपको 2% का ब्याज लगा, तो बहुत सस्ता हो गया, तो ये फिर ऋण सस्ता मिल जाएगा। अब यहीं पर अगर वो 10% का लगाए तो यही ऋण महंगा हो जाएगा। तो बाजार पर बहुत प्रभाव पड़ता है रेपो रेट का, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये यकृत है, मैंने बहुत बार बताया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही अजीब प्रश्न था। अब देखिएगा, ये भी यहाँ हिस्ट्री से एक काफ़ी ठीक ठाक मज़ेदार प्रश्न आपसे पूछा गया, इतिहास का। ये प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण सिस्टम था वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? अब अभी तक का सबसे ज़्यादा जो बाजार नियंत्रण सिस्टम था वो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस माना जाता है भारत के इतिहास में। वो किसके लिए फेमस था, ये आपको पूछा गया। इसका मेरे भाई सही जवाब यहाँ पर होगा मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं LPG की बहुत ज़्यादा समस्या, गैस की, पेट्रोल डीजल की समस्या, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी, मूल्य नियंत्रण खासकर, वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच में? अब जल डमरू होता क्या? दो थल से जो दो थल होती ना, उसको जोड़ने वाला एक ऐसा जो समुद्र निकला, उसको
जल डमरू बोलते हैं इसको, स्ट्रीट भी बोल सकते हैं, जल डमरू भी बोलते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा अभी, हार्बूज जल डमरू बहुत फेमस है। तो पाक और भारत के बीच में जो जल डमरू स्थित है वो आपको बताना है, पाक जल डमरू किसके बीच में। तो पाक जल डमरू की बात हो रही तो पाकिस्तान तो जरूर होगा ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। बिल्कुल करेक्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू, ध्यान रखना। भारत के नियंत्रक और महालेखा जिसको हम सीएजी बोलते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यही नियंत्रक महालेखा परीक्षा के पास में ही क्या होता है, सारा दस्तावेज होता है कि हमने कितना खर्च किया, कितना कहाँ हमारा व्यय हुआ, कितनी इनकम हुई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी होते हैं, ये कब लगाया गया, जीएसटी कब लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार कई बार ये प्रश्न बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई थी भारत में। भारत का हाल ही में सफल चंद्रयान मिशन कौन सा था, किसने इतिहास रचा, ये बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, चंद्रयान 3। इसने जो है चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा आदित्य L1 के बारे में पूछ दिया था, लेखपाल के एग्जाम में आदित्य L1 का पूछा है, तो इसकी मोस्ट संभावना है कि इस बार चंद्रयान 3 भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना इसमें, चंद्रयान 3 ये कब, और चंद्रयान मिशन कौन सा फेमस था, चंद्रयान 3 ये कब गया था, इसकी डेट भी याद रख लेना, ये कब गया था 2023 में, ये कब गया था ये याद रख लेना। और नीचे पिंड कमेंट में जाकर के डाउनलोड कर लेना इस पूरी पीडीएफ को, प्लेलिस्ट एक बार जरूर वॉच कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।